स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? आशा उम्मीद ऐसा सब कुछ मैं करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबकी स्टडीज अच्छे से चालू हो चुकी होंगी। हमने अकाउंट्स के चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अब आज हम देखते हैं इकोनॉमिक्स की। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? 10th तक हमने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उस इकोनॉमिक्स में हमने बहुत शॉर्ट रूप में, बहुत यानी कि बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम संकुचन, मतलब कि एक लिमिट में हमने उसको पढ़ा है इकोनॉमिक्स को। अब 11th क्लास में जिन बच्चों ने कॉमर्स लिया है या जिन बच्चों के पास आर्ट्स में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है यानी कि सब्जेक्ट है, वो बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स एक नया ही है। अब तक जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा वो अलग था, है यही इकोनॉमिक्स वो, बट इससे थोड़ा सा डिफरेंट था। बट ये इकोनॉमिक्स अब हमारी स्टार्टिंग है। वो इकोनॉमिक्स हमारे लिए जरूर नहीं था। ये इकोनॉमिक्स हमारा कब तक काम आएगा? बाद तक काम आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे मीनिंग। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, वर्ड कहाँ से आया, किस तरीके से ये वर्ड को बनाया गया, शब्द को बनाया गया। इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थ को क्या बोलते हैं? पैसा, शास्त्र मतलब पैसे का शास्त्र, अगर हिंदी मीनिंग करें तो इकोनॉमिक्स। अब 10th से हम 11th में आ गए हैं ना। 10th में हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, एसएसटी का पार्ट था हमारा, लेकिन अब इकोनॉमिक्स एक खुद एक बड़ा लेवल है हमारे लिए, मतलब कि पूरा सब्जेक्ट लिए हुए है। तो अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। पहले हम इकोनॉमिक्स में आज ये देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है इकोनॉमिक्स में। ये तो हमें पता है 80 मार्क्स का पेपर है हमारा और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। वही सेम है अकाउंट्स की तरह कि 80 मार्क्स का तो क्या है, पूरा सिलेबस है, और 20 मार्क्स में 8 मार्क्स का तो हमारा वाइवा और 12 मार्क्स का हमारा क्या है, प्रोजेक्ट फाइल है, जो हमारे स्कूल वालों के यानी कि जो अकॉर्डिंग टू स्कूल वालों की तरफ से होगा कि वो आपको किस टाइप से करवाते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस, कि हमारा सिलेबस क्या है। देखिए पार्ट हमारे पास 2 बुक्स हैं, यहाँ 2 बुक्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी है? स्टैटिक्स ऑफ और इकोनॉमिक्स। स्टैटिक्स, अब आप लोग कहोगे मैम स्टैटिक्स, व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक्स का हिंदी मीनिंग तो ये है सांख्यिकी, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, सांख्यिकी। लेकिन स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है? जिसमें स्टैटिक्स यूज करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, जिसमें कैलकुलेशंस करनी है, दैट इज स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के लिए स्टैटिक है वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो देखो जो हमारा स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है उसमें फर्स्ट चैप्टर है, 5 यूनिट है हमारे पास। वहां कितनी यूनिट है? 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स है या 3 यूनिट्स है? बताओ। 3 यूनिट्स है हमारे पास, ठीक है। पहले 5 थी, अब 3 हो गई है। यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो हर चीज का जरूरी होता है। जब तक इंट्रोडक्शन ही नहीं होगा तब तक आपको कैसे समझ में आएगा? तो इंट्रोडक्शन किसका है? व्हाट इज स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है, मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, कि भाई इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस, वो सॉरी स्टैटिक्स की इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स में क्यों आई, ये हमें कहाँ पढ़ना है? इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 2। फर्स्ट हमारा समझ में आ गया ना कि इंट्रोडक्शन है किसका? स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, कहाँ से शब्द आया, कौटिल्य से आया या अर्थशास्त्र से आया, कहाँ से आया, मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, इसकी फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स की किसकी इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स की, तो क्यों है इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स की इंपॉर्टेंस, वो सब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। सेकंड चैप्टर है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो हमें चैप्टर से पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल होगा, जिसमें क्या है कि हमें हमारे डेटास को क्या करना होगा? ऑर्गेनाइज करना होगा, कलेक्शन करना होगा। कलेक्शन वो नहीं कि सब जगह से लोगों से पैसा इकट्ठा, नहीं, कलेक्शन यहाँ अलग है, यहाँ मीनिंग तो वही है, लेकिन कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्या है इन सबका हमें कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, इनका बहुत अच्छे से, मतलब कि इनको डेटा को हमें लेना है, रखना है और प्रेजेंट करना है।
तीन चीजें हैं। नेक्स्ट चैप्टर है स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। ये चैप्टर हमारा कैसा है, न्यूमेरिकल है पूरा। कैसा है, न्यूमेरिकल चैप्टर है। क्या है, स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि स्टैटिकल टूल्स क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो न्यूमेरिकल और ये क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसमें क्या क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का मतलब है अब तक आपने 10th क्लास तक मीन मोड मीडियन किया होगा ना, किया है ना, माध्यिका बहुलक जिसको कॉलियर बोलते हैं, सॉरी कॉलियर क्या, हम मीन मोड मीडियन हमने किया है। मीन मोड मीडियन ही हमें यहाँ करना है, कोरिलेशन दिखाना है। देखो इसमें क्या क्या आएगा न्यूमेरिकल में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या आएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, कोरिलेशन। ठीक है, मेजर ऑफ टेंडेंसी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन को हमें इसमें डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर। किसका इंट्रोडक्शन देना है, इंडेक्स नंबर्स का, कि विच वन इज इंडेक्स नंबर, व्हाट इज इंडेक्स नंबर। पहले फर्स्ट तो इंडेक्स नंबर होता क्या है, क्या यूज आता है, और देन कैलकुलेशन। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्या इसमें हमारा कोई है नहीं है ना, हमें समझ में आई कि ये हमें पढ़नी है चीजें, लेकिन इतनी मैं गारंटी देती हूँ बहुत ही मजेदार तरीके से और बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से इसको पढ़ाऊंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बार समझ में आ गई ना तो पूरे शरीर में हो जाती है, पूरी बॉडी को अज्यूम कर लेती है इकोनॉमिक्स को। नहीं आएगी तो हेड के ऊपर से जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं पार्ट बी, जो कि हमारा क्या है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसका इंट्रोडक्टरी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। मतलब कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्टरी है, मतलब इंट्रोडक्शन है। तो देखो यूनिट फर्स्ट में इसमें क्या है, ये हमारी सेकंड बुक है। फर्स्ट बुक कौन सी है, स्टैटिक्स की है। सेकंड बुक है इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट, इसमें क्या बताया जाएगा, मीनिंग बताया जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स लाइक कंट्री की प्रॉब्लम्स, लाइक इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, दैट वन इज ओके। तो वो सब क्या है, इकोनॉमी प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। तो हम जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन। उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, वो सॉरी मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड व्हाट इज एन इकोनॉमी एंड व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। भाई ये तो मेन है, इकोनॉमिक्स बिना कंज्यूमर के हो सकता है क्या, बिना कस्टमर के हो सकता है कि इकोनॉमिक के पैसा कमाया जा सकता है, नहीं कमाया जा सकता ना। तो वैसे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, डिमांड क्या होती है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिमांड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, कहाँ यूज आता है, डिमांड को किस तरीके से यूज किया जाता है, डिमांड कैसी होती है, डिमांड कितनी होगी तो सप्लाई कितनी होगी, सप्लाई कितना हो तो डिमांड कितनी होगी। तो ये सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे, इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो इसमें क्या क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग देखेंगे, और मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, इसकी क्या है, उपयोगिता का मीनिंग देखेंगे, यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी। 12th क्लास में हम इसी चीज को बहुत वाइड लेवल पे पढ़ते हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, बट अभी यहाँ हम सिर्फ मीनिंग ऑफ यूटिलिटी देखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर्स बजट। इसमें क्या देखेंगे, इंडिफरेंस कर्व देखेंगे, एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर्स बजट, कंज्यूमर का बजट देखेंगे, उसका इक्विलिब्रियम देखेंगे। कहने का मीनिंग ये है बच्चों, जो हमारा सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें बहुत सारे क्या बनेंगे, ग्राफ बनेंगे, कर्व बनेंगे, चित्र बनाते ही जाएंगे। हम ड्राइंग बहुत अच्छी अच्छी किया करेंगे इसमें, क्योंकि हर चीज को हम ड्राइंग से सीखेंगे, चित्र से सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना ग्राफ्स के, बिना डायग्राम के माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सॉरी इसी में डिमांड, व्हाट इज डिमांड, मार्केट कैसा होता है, मार्केट क्या होता है, डिमांड का मार्केट में क्या काम होता है, डिटरमिनेट्स ऑफ डिमांड की डिटरमिनेट करने किसको, डिमांड को, कहाँ करने हैं, किस तरीके से करने।
आप लोगों को मैम डिमांड तो वही होती है ना जो हम लोग करते हैं, मम्मी मैगी खानी है आज तो, आलू का पराठा नहीं खाना, या मम्मी क्या खाना है, चाउमीन खानी है, मोमो खाना है, ये चीज नहीं खानी, वो हम डिमांड नहीं। यहाँ डिमांड अलग चीज की होगी, यहाँ सामान की डिमांड होगी, तो इसको हम पढ़ेंगे। अभी इसके 2 चैप्टर और हैं जो मेन है, कंज्यूमर बिहेवियर है, और एक चैप्टर और है, उनको भी हम देखते हैं। क्योंकि सिलेबस हम इसलिए देखते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। और आप तो न्यू बच्चे हो, आप भी 12th क्लास में तो समझ में भी आता है कि थोड़ा भी आप लोगों को थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पता है, आपने 11th में भी पढ़ा है मैक्रो माइक्रो, क्योंकि 12th में तो मैक्रो माइक्रो के अलग अलग बुक्स हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो हम फ्रेश बेबीज हैं, फ्रेश बच्चे हैं ना, हमें सारी चीजें पढ़नी है, किस तरीके से कौन सी चीज, उसका अर्थ क्या, उसको कहाँ पुट करना है, किस तरीके से यूज करना है, दैट इज ओके। अब हम देखते हैं व्हाट इज कंज्यूमर। अब है हमारा यूनिट 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। लास्ट कौन सा था, इक्विलिब्रियम था, अब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब है हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा होता है, वो किस तरह का बिहेवियर करता है, सप्लाई किस टाइप से देता है, सप्लाई टाइम पे आती है या नहीं, वो फर्स्ट व्हाट इज मीनिंग ऑफ सप्लाई। तो सब चीजें हम कहाँ देखेंगे, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई यूनिट 3 में। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस, फर्स्ट इसका मीनिंग देखेंगे प्रोटेक्शन फंक्शंस का, कि क्या होता है प्रोटेक्शन फंक्शन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए और छोटे समय के लिए, इसको हम शॉर्ट रन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि लंबे समय के लिए भागना और छोटे समय के लिए भागना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े समय के लिए चलाना, और लॉन्ग टर्म बड़े समय के लिए। मैंने आपको अकाउंट्स में बताया है कि व्हाट इज शॉर्ट टर्म एंड व्हाट इज लॉन्ग टर्म, ठीक है। नेक्स्ट टोटल प्रोडक्ट्स, एवरेज प्रोडक्ट्स, इसमें हमें क्या वो करना है, क्या ध्यान रखना है, क्या बताना है, किसको डिस्क्राइब करें, टोटल प्रोडक्ट्स, कि टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, एवरेज प्रोडक्ट्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कितने होते हैं, किस क्वांटिटी में होते हैं और कितना रखा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी में है हमारा कॉस्ट। भाई कॉस्ट जब तक हमें नहीं पता चलेगी, फॉर्मूलाज है, ये नहीं है कि फॉर्मूलाज नहीं है, फॉर्मूलाज है, हमें यहाँ भी न्यूमेरिकल्स है हमारे इस चैप्टर में। देखो भाई, टोटल कॉस्ट, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं, टोटल कॉस्ट, एफसी फिक्स्ड कॉस्ट, वीसी वेरिएबल कॉस्ट, एसी एवरेज कॉस्ट, एएफसी केएफसी नहीं है, एएफसी है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे प्रैक्टिकल है, हमारे प्रैक्टिकल मतलब हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, स्मॉल आएंगे। बहुत इतना मैं गारंटी दे रही हूँ कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट कॉस्ट वाला, ये आपको खुद को इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, इनके फॉर्मूलाज इतने इंटरेस्टिंग लगेंगे कि आप यही कहोगे कि मैम हमें तो यही करवाते रहो, काश 11th में यही होता। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही क्या है, अच्छे है। कहने का मीन्स ये है कि बहुत ही इजी वे में आने वाली चीजें, बट इनका मीनिंग हमें समझना पड़ेगा कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट किस तरह की होती है। मतलब ये जो मेरा मार्कर है, ये मेरा पेन है, इसकी कॉस्ट क्या होगी, इस पे 35 रुपीज लिखा आता है, बट इसको बनाने में इसका पूरा जो भी खर्चा है, कि बेसी कैप भी बनी होगी, इसके अंदर इंक भी डली होगी, इसकी बॉडी भी बनी होगी, तो ये सब क्या है 10 रुपीज में बन गया होगा। बट इसको मार्केट तक लाना, इसको मार्केट में लाने के बाद गाड़ी से लेकर के शॉप तक पहुंचाना, उन सब में जो चार्जेस लगते हैं ना, जो कॉस्ट आती है, जो लागत लगती है, वही हमें पढ़ना है कि व्हाट इज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, इनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इनके फॉर्मूलेस क्या है, वो सब हम यहाँ देखेंगे। फिर रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू, हम अकाउंट्स में भी रेवेन्यू पढ़ेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है। प्रोड्यूसर एंड इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या है, दोनों के बीच क्या कनेक्शन है। सप्लाई पढ़ेंगे, मार्केट सप्लाई पढ़ेंगे, एक तो सप्लाई पढ़ेंगे और मार्केट सप्लाई, की मार्केट में सप्लाई किस टाइप से होता है, फर्स्ट हम सप्लाई का मीनिंग देखेंगे। अब यूनिट 4 परफेक्ट कंपटीशन क्या है भाई, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है और कंपटीशन नहीं है मार्केट में, तो कुछ है क्या, हो सकता है क्या, नहीं होगा। द परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन, क्या है इसमें सिंपल सा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ना है, प्राइस डिटर्मिनेशन, फर्स्ट व्हाट इज प्राइस डिटर्मिनेशन, व्हाट इज सिंपल एप्लीकेशंस, इनको कैसे, हाउ टू कैलकुलेट दिस, हाउ टू यूज दिस, ओके। परफेक्ट कंपटीशन फीचर्स,
फीचर्स आ गए ना, अभी क्या काम है, मीनिंग आ गया। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या पढ़ना है, हमें डिटर्मिनेशंस पढ़ने हैं। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल क्या पढ़ने हैं हमें, एप्लीकेशंस पढ़ने हैं किसके, डिमांड और सप्लाई। भाई ये डिमांड एंड सप्लाई जो है ना, वो ही अच्छा खासा एक चैप्टर है, यानी कि उसको बहुत अच्छे से कि डिमांड क्या होती है, डिमांड होने के बाद सप्लाई कैसे दी जाती है, सप्लाई कितनी होती है। मैंने भी बताया ना थोड़ी देर पहले कि सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के क्या है, भाई बहन है। भाई बहन भी नहीं कह सकते, एक ये कह सकते हैं कि एक कार्ट होती है ना, कार्ट मतलब एक गाड़ी होती है लकड़ी की, उसमें एक व्हील से गाड़ी नहीं चलती है। एक कार एक व्हील से ड्राइव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कम से कम टू व्हीलर होना चाहिए। टू व्हीलर्स स्कूटर है हमारा, क्या एक पहिए से चलता है क्या, नहीं चलता, दो पहिए से चलता है ना। तो वैसे ही क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड होगी तभी तो सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तभी तो डिमांड होगी। दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए बॉन्डिंग का काम करते हैं, पर क्या है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हिंदी में कहीं तो एक दूसरे के पूरक है, मतलब कि दोनों क्या है, एक दूसरे के बिना किसी काम के नहीं है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्राइस सेलिंग एंड प्राइस फ्लो, मतलब कि इसका प्राइस सेलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लो क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है। कहने का मीन्स ये है, इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे लिए 11th क्लास में, क्योंकि यहाँ हमें स्टैटिक्स पढ़ना है, ये मतलब मैथ कैलकुलेशन करनी है, मीन मोड मीडियन निकालना है, इंडेक्स नंबर देखना है, कोरिलेशन करना है, कोएफिशिएंट करना है। देन हम इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे कि भाई हमारे इकोनॉमिक्स में क्या क्या है और वो किस तरीके से काम करता है, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, और कौन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज कॉस्ट, मतलब कि बहुत सारा पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही इजी गोइंग पढ़ेंगे। इतना मैं कह रही हूँ कि जितने मैं नोट्स लिखवाऊंगी आपको, वो सब क्या रहेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत रहेगी नहीं, कि कहीं और की बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, गाइड मैं आपको जरूर बता दूंगी कि आपको कौन सी गाइड लेनी है, क्योंकि अभी जो हमारी गाइड है अभी उसमें चल रहा है कि हो सकता है चैप्टर डिलीट करें या कुछ भी करें, लेकिन कुछ भी हो, चैप्टर डिलीट हो चैप्टर ऐड हो, उससे मतलब नहीं है, हमें पढ़ने से मतलब है। और सबसे मेन बात, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि देखो मैं बार बार कहती हूँ, आपके एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, और आपके सब्सक्राइब करने से क्या मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि मैम ने उस चैनल पे अपनी क्लासेस डाल दी हैं, कब डाली हैं, कौन सी क्लास नहीं आई है या कौन सी क्लास आने वाली, उन सब क्लासेस का आपको सब्सक्राइब करने से तो पता चलेगा। और जितना हो सके आप इन क्लासेस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।